नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। चलिए रुक करते हैं खबरों का। आवास और शहरी विकास के सचिव यूपी कैडर के साल 1984 बैच के अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा अब उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। दुर्गा शंकर मिश्रा कानपुर आईआईटी के पास आउट है और बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर वो गए थे। दुर्गा शंकर यूपी के मऊ जिले के रहने वाले हैं। ये दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन में लंबे समय से काम कर रहे हैं। भारत सरकार के विभिन्न पदों पर वो तैनात भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तैनाती के समय नियुक्ति और क्रमिक कर और पंजीकरण स्वास्थ्य परिवार कल्याण में तैनात रह चुके हैं। तो विभिन्न पदों पर भारत सरकार के लिए भी वो काम कर चुके हैं। दुर्गा शंकर मिश्र अब यूपी के नए मुख्य सचिव होंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा रही है। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी है। इसके पहले भी कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं। तो मुख्य सचिव होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के दुर्गा शंकर मिश्र। ये जो बदलाव हुआ है, ये भी जिस समय हो रहा है, ये टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रशासनिक कसावट लाना भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह रही होगी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है और उसके पहले जाहिर तौर पर जो रुके हुए काम हैं उसमें गति लाने की भी एक मंशा होगी। अब ये भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को और ज़्यादा अपने काम के लिए कसावट ला सके। तो इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तोकिर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तोकिर, आपसे समझना चाहेंगे कि इस नए बदलाव को कैसे देखें? क्या प्रशासनिक कसावट के लहजे से इसको समझा जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, या एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर देखा जाए? कैसे इसको देखा जाए? देखिए, फिलहाल एक सामान्य प्रक्रिया ही देखी जाए इसको, क्योंकि आरके तिवारी जो चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, वो अभी 2 दिन बाद रिटायरमेंट उनका होना था। इसी के चलते नए चीफ सेक्रेटरी को लेकर प्रयास लगाए जा रहे थे कि कई ऐसे चेहरे थे उत्तर प्रदेश में जिनको लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो दुर्गा प्रसाद की बात करें तो इनको केंद्र से जरूर लाया गया, लेकिन खास बात इनके साथ भी है क्योंकि 1984 बैच के दुर्गा प्रसाद भी रिटायर होने वाले थे। 2 दिन बाद इनका भी रिटायरमेंट था, लेकिन केंद्र ने इनको सेवा विस्तार दिया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजा है। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि अभी 3 से 4 महीना बचा है चुनाव में, तो ऐसे में जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के जानकार हैं, जमीनी जो हकीकत है उत्तर प्रदेश से रूबरू है। तो इस तरह के अधिकारी कहीं ना कहीं जरूर एक छवि जो सरकार की है उसको सुधारने का काम करेंगे। और इसके साथ ही जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं और जो जनता तक सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं हैं उसको सरकार की तरफ से पहुंचाया जा सकता है, ताकि उसका असर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले इलेक्शन में मिल सकता है। चलिए तौकीर, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री दोनों दिन मिलाकर करीब 564 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री के समक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 का प्रस्तुतिकरण भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नगर निगम परिसर में शाम 5 बजे करीब 519 करोड़ 80 लाख रुपए लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। इसमें नगर निगम के नए सदन भवन का लोकार्पण भी शामिल है। इसी दौरान सीएम योगी ने गोरखपुर में बसों को हरी झंडी दिखाकर 15 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री यहां ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे, जिसके बाद वो जीडीए सभागार जा सकते हैं। पिछले 5 वर्ष के अंदर बदलते हुए गोरखपुर को देखा है। यह विकास हर एक के जीवन में परिवर्तन का कारक बनेगा और नगर निगम का तो यह सौभाग्य है और इस कार्यकारिणी के लिए खास तौर पर कि 127 वर्ष के बाद उन्हें भव्य भवन मिलने जा रहा है। भव्य वहां पर सभागार, उनका सभागार होगा, बैठने की व्यवस्था होगी, पार्षदों के लिए अलग से उनकी लाइब्रेरी होगी। और मैं चाहूंगा कि गोरखपुर के इतिहास को लेकर के व्यापक शोध पर आधारित ग्रंथ गोरखपुर नगर निगम की लाइब्रेरी का हिस्सा बनना चाहिए, जिससे जो भी आए उसे गोरखपुर के बारे में जानने
जो सुनने और देखने का अवसर प्राप्त हो सके। कानपुर साजिश के मामले पर अखिलेश की बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि अखिलेश यादव ने पांचों आरोपियों को पार्टी से ही निकाल दिया है। पांचों पर हिंसा कराने की साजिश रचने का आरोप लगा है। पीएम की रैली के दौरान कार में तोड़फोड़ इन्होंने की थी। तोड़फोड़ कर माहौल बिगाड़ने का इन पर आरोप लगा था। तो बता दें आपको कि पार्टी प्रमुख ने अब इन पर कार्रवाई की है। पांचों पर हिंसा कराने की साजिश रचने का आरोप लगा था। पार्टी से इन्हें निकाला गया है। और इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हमारे संवाददाता अभिनव श्रीवास्तव। अभिनव, कहीं ना कहीं एक संदेश अपने विपक्ष को देने की कोशिश की है कि जिस तरह से पार्टी उनकी चलती है, अनुशासन में चलती है और जानबूझकर ये नहीं किया गया। जी बिल्कुल, एक तरह से ये संदेश देने की जरूर कोशिश की गई है, लेकिन जिस तरह से अभी तक ये असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में ये माहौल बन रहा था कि सपा के जो लोग थे वो आरोप लगा रहे थे कि भाजपा ने यह साजिश रची थी और सपाइयों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जिस तरह से अब अखिलेश यादव के निर्देश पर इन पांचों कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया, यानी कहीं ना कहीं अब ये प्रूफ हो गया है, ये सिद्ध हो गया है कि ये पांचों जो कार्यकर्ता थे ये सपा के ही कार्यकर्ता थे और ये साजिश भी इन्हीं लोगों ने रची थी। हालांकि जब ये वीडियो कल वायरल हुआ था तब इस वीडियो में भाजपा का झंडा लगा हुआ ये गाड़ी दिखाई जरूर दी थी, लेकिन गाड़ी के नंबर प्लेट दोनों तरफ से, आगे और पीछे की तरफ से छुपे हुए थे, जिसके बाद से पुलिस इनको ट्रेस करने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन सर्विलांस टीम की मदद से कार मालिक ट्रेस हो गया और वीडियो में जो राष्ट्रीय सचिव, छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव दिख रहा था, सचिन केसरवानी, इसकी शिनाख्त भी हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा राज खुलता चला गया और पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चली गई और अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि मुख्य आरोपी जो है जिसने पूरी साजिश रची थी उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। 4 आरोपियों की लगातार पुलिस अभी तलाश भी कर रही है और एक कड़ी और जोड़कर देखी जा रही है कि वाकई में क्या इन सपा कार्यकर्ता जिनके नाम आ रहे हैं सिर्फ इन्होंने साजिश रची थी या इस साजिश के पीछे कोई और था, क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, तस्वीरों में सबने देखा होगा कि अचानक से एक पुतला फूकते हुए और तुरंत कार में तोड़। बिल्कुल अभिनव, आपने जो बना रहे कि जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति आगे भी यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती ही जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बयानबाजी का दौर जारी है। बेशक विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा ना हुई हो, लेकिन राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव को लेकर अपनी सियासत को साधने में जुटी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा फिरोजाबाद के सिरसागंज आज पहुंची। फिरोजाबाद से लौटते समय प्रियंका गांधी आगरा के वाल्मीकि वाटिका में वाल्मीकि समाज के लोगों से मुलाकात भी उन्होंने की, बातचीत की, जिसको लेकर आगरा पुलिस प्रशासन भी सतर्क रहा। बता दें कि यहां पर सीमित लोगों को ही अनुमति दी गई है। तो कांग्रेस जहां अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि तमाम समाजों को साधा जाए, अपने पक्ष में किया जाए, तो विपक्षी दल भी इसी मुहिम में जुटे हुए हैं। इधर अमेठी में एक लड़की की डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अमेठी में दलित बच्ची को निर्ममता से पीटने वाली ये घटना निंदनीय है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आपके राज्य में हर रोज दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं होती है और 135 महिलाओं के खिलाफ, फिर भी आपकी कानून व्यवस्था सो रही है। तो दलित बच्चों पर निर्ममता का मामला उन्होंने उठाया है और इसी पूरे मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। बता दें आपको कि उन्होंने भी इस बात को लेकर निंदा की है और जिस तरह की राजनीति चल रही है इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से समाजवादी पार्टी की ABCD का मतलब अपराध, भाई भतीजावाद और करप्शन, दंगा बताया है। जाने के बाद बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके जाने के बाद दरअसल पलटवार किया और उन्होंने, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि ABCD का मतलब अब बीजेपी छोड़ दी बताया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। ये बैठक राम सर्किट हाउस में चल रही है।
आज सबसे पहले मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। इसके बाद सभी पदाधिकारियों को बैठक लेकर उनके जानकारी ली। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के कार्यों की समीक्षा भी की गई। साथ ही कामों को तय समय पर पूरा करने को लेकर मंथन भी चल रहा है। पर पहुंचे हैं अस्थायी निर्माण समिति मंदिर के नृपेंद्र मिश्रा, जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं। वो रामलला आज सुबह पहुंच चुके हैं। दर्शन पूजन करने के बाद वहां मंदिर कार्य के जो निर्माण प्रगति की ओर रिपोर्ट और स्थलीय निरीक्षण किया है। उनके साथ महासचिव चंपत राय, राजा विमल मोहन प्रसाद मिश्र, अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं, और जो पदेन सदस्य जिला अधिकारी नीतीश कुमार हैं, उनके साथ उन्होंने जो मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसका जायजा लिया और उसके बाद मंदिर परिसर में ही बैठक का दौर शुरू हो गया है। उनके साथ तमाम इंजीनियर हैं और तमाम जो दूसरे मीटिंग की अगर बात की जाए बैठक वो अयोध्या सर्किट हाउस में होगी। तमाम जो जिला अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, उनके साथ वो बैठक शुरू होगी। बैठक आज से चलकर 2 दिवसीय बैठक अयोध्या में होगी। वीडियो पर्सन रमेश के साथ BS राठी, जनता टीवी, अयोध्या। बीजेपी सरकार में राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने आज कुशीनगर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। हापुड़ में तहसील चौराहे पर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर शरारती तत्वों ने बीजेपी का झंडा लपेट दिया, जिससे कि गुस्साए राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी की। पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत करते हुए सीसीटीवी फुटेज देखकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हालांकि बच्चों की ओर से झंडा बांधने की बात इसमें सामने आ रही है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ DGGI की कार्रवाई की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि अब एक और धन कुबेर के घर ऐसी ही कार्रवाई की सूचना मिली है। कानपुर के नामी वनस्पति कारोबारी के ठिकानों पर DGGI लखनऊ यूनिट ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि GST की 5 सदस्यीय टीम कंपनी के प्रोप्राइटर प्रबंधक से पूछताछ कर रही है। DGGI ने जिस खाद्य तेल निर्माता के ठिकानों पर छापा मारा है वो शहर के सबसे महंगे और हाई प्रोफाइल इलाकों में से एक सिविल लाइंस में रहते हैं। छापेमारी कर रही टीम सभी कागजात को कब्जे में लेने के बाद खरीद और बिक्री का मिलान कर रही है और साथ ही साथ टीम को कंपनी पर GST चोरी करने का भी शक है। बहरहाल अभी आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। माना यह जा रहा है कि इस छापेमारी को लेकर आज देर शाम तक कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा बरेली पहुंची। जिले की सीमा में जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि खराब मौसम, हल्की बूंदाबांदी के बीच बिथरी विधायक राजेश मिश्रा और हजारों कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर इस यात्रा का देवचार बाजार में स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार, राज्य मंत्री महेश गुप्ता, सांसद धर्मेंद्र कश्यप इस यात्रा में मौजूद रहे। चलिए अब जान लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। मैनपुरी में भूख से तड़प कर गौवंश की जान गई। शिकायत के बाद SDM ने गौशाला का निरीक्षण किया। रायबरेली में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर 3 युवकों की मौत। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में आपूर्ति विभाग की टीम ने मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री का खुलासा किया। अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ बेचते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। करीब 3000 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की बरामदगी की गई।
बस्ती के गन्ना क्रय केंद्रों की मनमानी से परेशान किसान ने गन्ने में लगाई है आग। जिलाधिकारी से भी किसान गन्ना तौलने की गुहार लगा चुके हैं। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने महिला से 25,000 रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सीतापुर में कोहरे के कहर से बड़ा हादसा हुआ। 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं देख पाने की वजह से यह हादसा हुआ। बरेली में खेत की मिट्टी में दबा किशोर का शव मिला है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 20 दिन से किशोर लापता था। फतेहपुर में डॉक्टर के साथ मरीज के तीमारदार ने मारपीट की है। अस्पताल में तोड़फोड़ परिजनों ने की है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लखीमपुर खीरी में धोखाधड़ी कर आधार कार्ड के बनाने के नाम पर पैसा हड़पने का खुलासा हुआ है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार। आजमगढ़ में शराब माफिया की D74 गैंग के लीडर मोतीलाल गुप्ता की लाखों की संपत्ति कुर्क। जनपद में अंग्रेजी और देसी जहरीली शराब बेचता था आरोपी। आगरा में उपस्थित रजिस्ट्रार ने छेड़छाड़ करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की। तलवार उन पर लटकी है दरअसल, और छुट्टी लेने के बाद भी शिक्षक हाजिरी लगा रहे। लखीमपुर खीरी में चीनी मिल गन्ना लेकर जा रहे किसान के ट्रैक्टर में आग लगी। अचानक लगी इस आग से ट्रैक्टर जलकर राख हुआ। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार मामूली रूप से घायल हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। देवरिया के सदर कोतवाली में गिट्टी से लदा ट्रक घर में घुसा। 4 लोगों की मौत। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। बागेश्वर में डामरीकरण की मांग को लेकर गोमती घाटी के ग्रामीणों का आंदोलन जारी। आधे अधूरे निर्माण को लेकर ग्रामीण आक्रोशित। कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे हुए ढूंढियाल गांव में गुलदार का आतंक। महिला पर गुलदार ने किया हमला। महिला का इलाज जारी। बिजनौर में पुलिस कांस्टेबल की राइफल छीनकर भागे 2 बदमाश। विरोध करने पर बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में घर में घुसकर पड़ोसी ने 2 नाबालिग किशोरियों को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। दोनों किशोरियों को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बुलंदशहर में जूते की दुकान में आग लगने से लाखों का माल हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। लखनऊ में ओमिक्रॉन और कोविड-19 को लेकर डीएम और लखनऊ पुलिस आयुक्त की बैठक। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम के अधिकारी भी बैठक में रहे मौजूद। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण सड़क हादसे में 6 गाड़ियां आपस में भिड़ी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने मारी गोली। मृत युवक के पास पड़ा मिला लाइसेंसी पिस्टल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। कार सवार 2 युवकों समेत 4 युवतियां घायल। बुलंदशहर में ई रिक्शा चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों से चोरी की 4 ई रिक्शा भी बरामद। औरैया में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने चलाया अभियान। 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। एक युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।